नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो अध्याय हमारा चल रहा है उसका नाम है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण। और इस टॉपिक के अंतर्गत या विषय के अंतर्गत हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के बारे में पिछले 2 वीडियोज़ में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम जिस बात की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं वह है आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति और उसकी मुख्य प्रवृत्तियां। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका के अनेक राजनीति शास्त्रियों को उनके विश्वविद्यालय के सुरक्षित बुर्जों अर्थात उनके सुरक्षित कक्ष जो थे जहां पर वे अध्ययन किया करते थे बाहर निकाला। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बदली उन परिस्थितियों की वजह से जो अमेरिका के राजनीति शास्त्री थे, राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, वे अपने विश्वविद्यालय के सुरक्षित चैम्बरों से, कक्ष से या बुर्ज नाम दिया गया है, बाहर आए और उनका बाहर की दुनिया की दिन प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से परिचय हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे वे अधिकांश अपना अध्ययन अपने कक्ष में बैठकर करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परिस्थितियां बदली तो अमेरिका के जहां से आधुनिक राजनीति विज्ञान या व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत होती है अमेरिका से, हमने अध्ययन किया था इस बात का। शिकागो विश्वविद्यालय के बारे में आपके साथ हमने चर्चा की थी, चार्ल्स बेरियम के बारे में हमने आपको बताया था। तो जो हालात बदले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन हालातों के कारण ये जो राजनीति शास्त्री थे ये अपने कक्ष से, अपने बुर्जों से या अपने जो अध्ययन कक्ष थे वहां से बाहर आए और इनका परिचय दिन प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से या प्रशासनिक राजनीतिक घटनाओं से हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति शास्त्रियों को अन्य समाज वैज्ञानिकों के निकट संपर्क में लाकर, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि क्या बात हुई थी जिसकी वजह से ये लोग अपने कक्ष से बाहर आए। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति शास्त्रियों को अन्य समाज वैज्ञानिकों के निकट संपर्क में लाकर उनके मन में यह विचार गहराई के साथ जमा दिया कि जबकि अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्र विषय जो था उसके विद्वान अर्थशास्त्री व्यापक रूप में और समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञानवेत्ता काफी दूर तक प्रमुख सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशविरा देने के लिए निमंत्रित किए जाते थे और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों द्वारा राजनीति शास्त्रियों से विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। शायद अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान के पिछड़ जाने की यह भावना अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों के मन में बहुत गहराई से प्रवेश कर गई थी और युद्ध के वर्षों में उन्होंने अपने इस निश्चय को दृढ़ बना लिया था कि अपने शैक्षणिक जीवन में फिर से लौटने पर उनका यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दें और उसे दूसरे समाज विज्ञानों में होने वाले विकास के निकटतर संपर्क में लेकर आएं। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें यह बात कही गई है। हम अगर इसको संक्षेप में देखें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में क्या हुआ कि जो शासन व्यवस्था थी अमेरिका की, वहां पर जो अर्थशास्त्री थे, जो समाजशास्त्री थे, जो मानव विज्ञानवेत्ता थे, ये लोग तो वहां के सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशवरा करने के लिए बुलाए जाते थे, अर्थात इनसे सलाह मशवरा किया जाता था और निर्णय निर्माण में इनकी सहायता ली जाती थी। लेकिन जो राजनीति शास्त्री थे उनकी उपेक्षा की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्री थे, राजनीति विज्ञान जो था वो पिछड़ गया, उसकी कोई भूमिका नहीं थी, कोई निर्णय निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, नहीं उनके साथ किसी प्रकार की सरकार के द्वारा सलाह मशविरा की जाती थी।
जो ये कुंठा थी, ये भावना थी, तो अमेरिका के राजनीति विज्ञान के विद्वानों में मन में गहराई से बैठ गई और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोग ये राजनीति विज्ञान को एक नया रूप देंगे ताकि वह भी उतना ही महत्वपूर्ण बन सके जैसे कि अन्य समाजशास्त्र हैं और उसकी भूमिका भी निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण हो सके। तो इन सारी बातों की वजह से राजनीति विज्ञान को एक नया रूप देना जरूरी हो गया था ताकि उसकी भी जो महत्व है राजनीति विज्ञान का वह अन्य समाज विज्ञानों के समान बना रहे और उसको भी सलाह मशुरा करने के लिए सरकारी विभागों के द्वारा आमंत्रित किया जाए। राजनीति शास्त्रियों में अब यह इच्छा भी प्रबल होती जा रही थी कि वे अन्य समाज विज्ञानों में होने वाले विकास से लाभ उठा सकें। जो अन्य समाज विज्ञानों में जो विभिन्न प्रकार के विकास हुए थे उन विकास से लाभ उठाने की प्रवृत्ति या प्रबल इच्छा राजनीति शास्त्रियों में घर करने लगी थी। तो जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति है, अब उसमें क्या क्या नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई उनकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। पहली है अध्ययन मुक्तता। ठीक है कि राजवैज्ञानिक अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्म के विरोध में हों अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हों, अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। अध्ययन मुक्तता का अर्थ यह हुआ कि अब आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वह किन्हीं सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, अब वह मुक्त हो गया है और राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां कहीं भी उपलब्ध होती हैं वे सभी राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। दूसरी है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार अन्य समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, उसी आधार पर आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है या अन्य समाज विज्ञानों में किया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी में कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य समाज शास्त्रों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच की जाती है और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों और समाज शास्त्रों में जो अध्ययन की नवीन तकनीकें विकसित हुई हैं उनका प्रयोग भी राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं वे करते हैं। तीसरी विशेषता है या तीसरी जो नवीन प्रवृत्ति है वह है मूल्य विहीन। आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूल्य विहीन कहकर पुकारा जाता है। देखते हैं इसका क्या तात्पर्य है। चूंकि इसका प्रयास एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना है। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हीं घटनाओं और तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है जिन्हें हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है या उनका अनुभव किया जा सकता है। फिर चौथा है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन पर बल। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह आदर्शवादी अध्ययन के स्थान पर यथार्थवादी और व्यवहारपरक अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतया ऐतिहासिक, विधिगत या कानूनी, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो परंपरागत अध्ययन था वह ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत संरचना तक ही सीमित था। परंपरागत अध्ययन आदर्शात्मक, उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अधिक सीमा तक केवल सैद्धांतिक समस्याओं में उलझा हुआ था। यह था परंपरागत राजनीति विज्ञान। नए राजनीति शास्त्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययनों का
व्यवहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का महत्व अधिक है। तो इन सारी बातों का क्या मतलब है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का संबंध आदर्श से था, उसकी अपेक्षा, उसके विपरीत आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य सरोकार किससे है? यथार्थ के अध्ययन से। ब्राइस की पुस्तक है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, 1888 में आई थी ये पुस्तक। उसमें ब्राइस कहते हैं अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे कि वे हैं। तो ये जो पुस्तक थी अमेरिकन कॉमनवेल्थ, उसका उद्देश्य क्या था? जो अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता का यथार्थ चित्रण करना, क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थ के अध्ययन पर बल देता है। तो एक अमेरिकन कॉमनवेल्थ का उद्देश्य रखा गया था कि अमेरिका की जो संस्थाएं हैं, वहां की जो जनता है, उसका यथार्थ चित्रण करना, अर्थात जैसी वे हैं वैसे ही उसी रूप में उनका अध्ययन करना है, चित्रण करना। और इसी भावना को उन्होंने 1924 में एक उनकी दूसरी पुस्तक आई थी, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। आपको नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ब्राइस की पुस्तक है ये, 1924 में आई थी, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये आधुनिक लोकतंत्र। में क्या बात कही है? वो कहते हैं कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। तो ये कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, प्रश्न जो है कि तथ्य तथ्य तथ्य, यह कथन किसका है? तो आपको ब्राइस का नाम याद रखना है और पुस्तक का नाम याद रखना है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, संविधान चाहे कैसा भी हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, राजशाही हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहां स्थित हैं। उनका मुख्य उद्देश्य शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र की खोज करना हो गया। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। तो अब अध्ययन का जो उद्देश्य था उनका परिवर्तित हो गया। वे संविधान के स्वरूप से उनका कोई सरोकार नहीं रहा कि संविधान का स्वरूप चाहे कोई भी हो। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र की खोज करना, और शासक वर्ग अपनी शक्तियों का किस रूप में प्रयोग कर रहा है, और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग यानी जनता का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। इन बातों का अध्ययन अब किया जाने लगा। तो यह सब चीजें किससे संबंधित है? व्यवहारपरक अध्ययन से, यथार्थवादी अध्ययन से। पूर्व अध्ययन विधिगत संस्थागत संरचना तक सीमित थे। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, विधिगत संस्थागत यानी कानूनी संस्थागत संरचना तक सीमित था परंपरागत अध्ययन। अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझा जाए, और राजनीतिक दल, दबाव समूह, दबाव गुट भी कहते हैं इनको, संचार के साधन, मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये थे यथार्थवादी और व्यवहारपरक अध्ययन। अब है नई प्रवृत्ति जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित है, वह है अनुभवात्मकता अथवा व्यवहारवाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। ठीक है, हम चर्चा कर चुके हैं कि चौथी जो प्रवृत्ति थी उसके अंतर्गत व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न है। व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून से मुक्त कराकर उसको एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कराने का प्रयत्न करता है। राजनीति विज्ञान जो था अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था, आश्रित था। तो व्यवहारवाद इस निर्भरता को, इस पराश्रयता को से राजनीति विज्ञान को मुक्त कराने का संदेश देता है। यह राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण करता है। परंपरागत विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु क्या था? संस्था। व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी या तो संस्थाओं का ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष या उनके आदर्श रूप का अध्ययन करते थे, पर व्यवहारवादी राजनीतिक गति तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को ही महत्व देते हैं। ये थोड़ा अंतर है परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में।
परंपरावादी अध्ययन पद्धति अत्यंत अस्त व्यस्त, स्वेच्छापूर्ण, आत्मनिष्ठ एवं अनुशासनहीन थी। व्यवहारवादी उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विपरीत व्यवहारवादी इंद्रियानुभविक सिद्धांत पर बल देते हैं। इंद्रियानुभविक सिद्धांत यानी अनुभविक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो इंद्रियों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है, इंद्रियानुभविक सिद्धांत पर बल देते हैं। व्यवहारवाद का केवल यह अर्थ नहीं है कि राजनीति शास्त्र में इंद्रियानुभविक प्रणाली तथा वर्णन और विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सिद्धांत का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। तो सिद्धांत निर्माण व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। और सिद्धांत निर्माण भी किसके आधार पर? आनुभविक खोज के आधार पर। ठीक है, तो हम व्यवहारवाद की कुछ विशेषताओं का अध्ययन यहां कर सकते हैं, बता सकते हैं संक्षेप में। शुद्ध तथ्यों का अध्ययन। व्यवहारवाद संस्थाओं के ऐतिहासिक, कानूनी या दार्शनिक पक्ष के स्थान पर संस्था के अंदर व्यक्ति के व्यवहार और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी शुद्ध तथ्यों का अध्ययन करता है। नई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं और क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते हैं। एक तो होता है अध्ययन कक्ष के अंदर बैठकर अध्ययन करना, एक होता है फील्ड में जाकर अध्ययन करना। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसकी विशेषता है क्षेत्रीय अध्ययन पर बल। नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग। अन्य जो समाज विज्ञान थे उनमें जो नवीन शब्दावली, नवीन संकल्पनाओं का प्रयोग किया गया था, उन संकल्पनाओं को राजनीति विज्ञान ने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। और अनुभवाश्रित सिद्धांत का प्रयोग, अभी हमने चर्चा की है कि सिद्धांत निर्माण पर बल देता है, वह भी किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित सिद्धांत है। जो आगे बढ़ते हैं हम। अब है पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आई। देखो, व्यवहारवादी क्रांति के बारे में आगे पढ़ेंगे चर्चा, लेकिन एक झलक आपको यहां पर बार बार व्यवहारवादी क्रांति की या व्यवहारवाद की बात हो रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यवहारवादी क्रांति कब आई और उसका उद्देश्य क्या था। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से, यानी पहले किस में आई थी? ये प्राकृतिक विज्ञान में, कि व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है, तो उसी से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति आई। उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से राज विज्ञान ने स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया। राजनीति विज्ञान के विद्वान क्या चाहते थे? कि राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास, कानून से अलग करके उसको एक विज्ञान का रूप दिया जाए। इस वजह से उन्होंने जो अन्य समाज विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों में शोध की जो पद्धतियां थी उनका प्रयोग किया जा रहा था, उनको ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार एक पद्धति विज्ञान का राजनीति विज्ञान में विकास हुआ। इसका इस अनुशासन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। पद्धति विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। नवीन पद्धतियां जो थी उनमें वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है। मूल्य सापेक्षवाद क्या है हम देखते हैं। उसी के साथ मूल्य सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है कि शोधकर्ता जो है अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है। जो अनुसंधान करता है, शोध करता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो मूल्य हैं, जो उसकी धारणाएं हैं, जो उसकी विचारधाराएं हैं, उन सब चीजों को अपने शोध कार्य से अलग रखता है। उस शोध कार्य पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ने देता। इसे कहते हैं मूल्य सापेक्षवाद, तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव वह नहीं पड़ने देता। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा पाई जाती है। अपनी शोध को किस आधार पर करता है? वो बौद्धिक निष्पक्षता के आधार पर अपने मूल्यों, धारणाओं, विश्वासों, भावनाओं को अपने शोध कार्य से पृथक रखता है। यह है मूल्य सापेक्षवाद। अब है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। इसका क्या मतलब हम देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरण मतलब तथ्यों के आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं, सामान्य सिद्धांत बनाते हैं, उसका तात्पर्य है साधारणीकरण, चीजों का सामान्यीकरण करना या साधारणीकरण करना। व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने लगे हैं राजनीति विज्ञान, और अब वे क्या करते हैं?
राजवैज्ञानिक क्या करते हैं? सामान्यीकरणों या साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों का निर्माण करते रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। यानी जो सिद्धांत निर्माण किया जाता है वह शोध के आधार पर किया जाता है। एक था आदर्शात्मक सिद्धांत जो शोध पर आधारित नहीं था, वह कल्पना पर आधारित था। अब चूंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? यथार्थ से। तो जो सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं वे कठोर शोध प्रक्रियाओं के आधार पर किए जाते हैं। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। यानी सिद्धांत निर्माण कैसी है? प्रक्रिया शोधोन्मुखी। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों यानी मॉडल्स को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो समझ में आ गई? शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, मतलब शोध जो सिद्धांत निर्माण है वह शोध पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना? फिर है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसके बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा की है कि जो व्यवहारवाद का जो आगमन हुआ राजनीति विज्ञान में उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसकी एक मुख्य प्रवृत्ति यह है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है अन्य समाज विज्ञानों की सहायता से उनके संदर्भ में किया जाता है और अन्य समाज विज्ञानों में जो शोध पद्धतियां हैं, तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, उनका भी राजनीति विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। तो 20वीं सदी में विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मकता रही है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया है जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विकास का विज्ञान और यहां तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार लिया है। ठीक है ना? तो अन्य समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल राजनीति विज्ञान ने किया है। एसपी वर्मा कहते हैं कि अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। राजनीति विद्वान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक समाज विज्ञानों के अधिक नजदीक आ गया है। अंतर मतलब एक समाज विज्ञान का दूसरे समाज विज्ञान में अध्ययन से जो सहायता ली जाती है, उन तकनीकों उपकरणों का एक दूसरे में इस्तेमाल किया जाता है, वह अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। अनुशासन की स्वायत्ता एवं विकास के प्रति जागरूकता। अनुशासन यानी विषय की स्वायत्ता, जो विषय स्वतंत्र अपने अस्तित्व की बात की जाती है, स्वायत्ता की बात की जाती है इसके अंतर्गत, और उसके विकास के प्रति जागरूकता राजनीति विज्ञान के विद्वानों में दिखाई देती है। ईस्टन, डेहेल, कैटलिन जैसे जो राजनीति विज्ञान के उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपनी समस्त शक्ति किसमें लगा दी? राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन या स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित करने में लगा दी है। चारों ओर राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में चर्चा होने लगी है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित करना और उसका विकास करने के प्रति राजनीति विज्ञान के विद्वान जागरूक हैं और इस प्रयास में वे लगे हुए हैं। फिर एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। राजनीति विज्ञान का एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय एक नवीन प्रवृत्ति है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। जो अरस्तु, न्यूटन, डार्विन हैं, महान वैज्ञानिक हैं, इनके रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्ता लाना चाहते हैं, अभी हमने चर्चा की थी इसकी। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। इसकी चर्चा हम आने वाले अध्याय में करेंगे, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और व्यवस्था उपागम। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। राजनीति विज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उसकी जो राजनीति विज्ञान की प्रकृति है, उसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है कि समाज विज्ञान को एक राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त समाज विज्ञान के रूप में उसका विकास हो। जो उदय हुआ है आधुनिक राजनीति विज्ञान में वह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है
इसकी कि एक राजनीति विज्ञान जो है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में अपना स्थान हासिल करे। फिर है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। जैसा कि हमने चर्चा की थी शुरुआत में ही कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हालात थे, उन हालातों की वजह से जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे अपने कक्ष से बाहर निकालकर बाहर की जो हालात थे वास्तविक उनकी जानकारी प्राप्त करने लगे और जो समस्याएं थी उनका मूल्यांकन, उनके समाधान में वो लोग लग गए। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि जो व्यवहारवादी क्रांति, अभी अब ये सारी बातें आगे आएंगी, कि व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राज विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनीति विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा। किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों, समस्याओं से संबद्ध रखा। जो व्यवहारवादी क्रांति थी उसका उद्देश्य क्या था? विशुद्ध राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करना, जिसका समाज की समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं था। लेकिन व्यवहारवादी क्रांति के विरुद्ध एक जो नवीन क्रांति आई, जिसे कहते हैं हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, वह पुनः मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से अपना संबंध स्थापित करती है। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को ही देना चाहते हैं, अपितु वे उसे लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं एवं नागरिकों के पास पहुंचाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या करती है? जो अध्ययन करती है उस अध्ययन का लाभ समाज को मिलना चाहिए, समाज की समस्याओं के समाधान में उस ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। जो राजनीति शास्त्री थे वे अब ऐसे उत्तरदायी पदों पर कार्य करने लगे हैं जिनका संबंध समाज की व्यापक समस्याओं के मूल्यांकन और उनके समाधान से है। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विश्व की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। इस अनेक समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख थी उस समय? परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि ऐसी समस्याएं थी जिनका मूल्यांकन करने में, जिनका समाधान करने में राजनीति विज्ञान के विद्वान अग्रसर हुए। ठीक है, तो जो व्यवहारवादी क्रांति की कमी थी उसको किसने दूर करने का प्रयास किया? वह उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है वापस अपने आप को समाज के साथ उसने अपना संबंध स्थापित किया और जो समाज की जो समस्याएं थी उनके निराकरण में अपने आप को उसको लगाया, ताकि जो ज्ञान है वह कुछ उपयोगी हो सके। केवल विशुद्ध विज्ञान या विशुद्ध ज्ञान के लिए हम ज्ञान प्राप्त ना करें, उस ज्ञान का प्रयोग समाज की समस्याओं के समाधान में भी होना चाहिए। तो आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी और इस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल को आप हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।